हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सिविल एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम निधि तोमर है और आज मैं आपके सामने बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि आज हम जिनके बारे में बात करेंगे वो कोई और नहीं बल्कि पॉपुलर लीडर, महान पॉलिटिशियन, ज़बरदस्त वक्ता, बेहतरीन कवि, लोगों के दिलों पर राज करने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है। आज 25 दिसंबर है जी, उनका जन्म दिवस है। तो एक परफेक्ट डे है उनके बारे में बात करने के लिए, उनके विचारों को समझने के लिए, उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन लेने के लिए। कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने उनके बारे में जाना है, अटल जी की लाइफ पर रिसर्च किया है, उन सबका सिर्फ एक ही कहना है कि अटल जी जैसा कोई नहीं। स्वतंत्रता के बाद कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो अटल जी के समान हो, जो अटल जी के व्यक्तित्व को मैच कर सके। जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, जिस प्रकार के उन्होंने फैसले लिए, उससे समझ आता है कि क्यों आज भी वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं, क्यों आज भी वो बेस्ट लीडर्स में गिने जाते हैं। तो चलिए उनके बारे में हम जानते हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं उनकी ही लिखी कविता की कुछ पंक्तियां आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर। छरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो बहुत सुंदर कविता है, आपको वक्त में तो पूरी पढ़िएगा और दूसरी कविताएं भी उनके बारे में पढ़िएगा, आपको उनके विचारों के बारे में और अच्छे से जानने में मदद मिलेगी। ये थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में। 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। उनका एजुकेशन, उन्होंने बीए किया विक्टोरिया कॉलेज से ग्वालियर में और एमए किया डीएवी कॉलेज कानपुर से। उन्होंने एलएलबी भी किया पर बीच में ही ड्रॉप आउट कर लिया। और उनका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन रहा है वो बीजेपी से रहा है, भारतीय जनता पार्टी से, ये सब हम लोग जानते हैं। और अनफॉर्चुनेटली 16 अगस्त 2018 में 93 की एज में न्यू दिल्ली में अटल जी हम सब लोगों को छोड़कर चले गए। थोड़ा सा उनके पॉलिटिक्स करियर के बारे में, बहुत पीछे नहीं जाएंगे लेकिन बात करते हैं। 1980 में उन्होंने बीजेपी को फॉर्म किया। 1984 में सिर्फ और सिर्फ 2 सीट्स बीजेपी को मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वापस आए। 96 में वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन फिर से सिर्फ और सिर्फ 13 दिन के लिए। मेजॉरिटी के कारण वो अपनी पार्टी की मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाए। 1998 से 1999 तक वो फिर से आए, लेकिन तब भी उनकी सिर्फ और सिर्फ 13 मंथ्स के लिए गवर्नमेंट बनी, 13 मंथ्स के लिए सरकार बनी। तीसरी बार अटल जी 1999 में प्रधानमंत्री बने और इस बार उन्होंने अपना टर्म कंप्लीट किया। 1999 से लेकर 2004 तक वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, जो एक पूरा कंप्लीट टर्म हुआ। अब जो है हम उनकी खूबियों के बारे में बात करेंगे, हम उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे उनके जीवन की वो सब इंसिडेंट्स जो उनको इतना अलग बनाते हैं, जो हमें बताएंगे क्यों आज भी लोग उनसे इतना प्यार करते हैं। तो एक एक करके हम ये बात करेंगे। सबसे पहले जो क्वालिटी हमारे सामने आती है वो लीडर ऑफ लीडिंग लीडर्स। वो जो लीडर्स थे उनके भी लीडर कहलाए जाते हैं जी। बात करते हैं 1999 की, जब वो प्रधानमंत्री बने तीसरी बार, तब एक कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी जी। उस टाइम 24 पार्टी साथ में आकर गवर्नमेंट बनाई थी। तो आप जान सकते, आसान नहीं होता है किसी भी प्रधानमंत्री के लिए कि वो 24 पार्टी के लीडर्स को साथ में लेकर चले, लेकिन ये कारनामा भी अटल जी ने कर दिखाया बहुत पीसफुल तरीके से, बहुत हार्मनी के साथ उन्होंने अपने 5 साल कंप्लीट किए। और जिस प्रकार से उन्होंने डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को, डिफरेंट एस्पिरेशंस को, कोई लीडर कुछ कहता है तो कोई लीडर की कुछ इच्छा होती है, लेकिन फिर भी बिना कॉन्फ्लिक्ट हुए उन्होंने
देश का नेतृत्व बहुत ही रिमार्केबल तरीके से किया। और यही नहीं, इन 5 सालों में बहुत ऐसे फैसले भी लिए गए जो पहले नहीं लिए गए थे। तो ये एक सिर्फ लीडर ही कर सकता है, जो एक ट्रू लीडर होता है सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है। वही लीडर जो सबको साथ लेकर चलना जानता हो, वही लीडर जो जो अपने पार्टी के मेंबर्स का जो विजन है, जो गोल है, वो देश के गोल से मैच करा दे। वही लीडर जो बहुत शांतिपूर्वक देश का नेतृत्व करे। ऐसे थे अटल जी। आगे जो एक क्वालिटी उनकी सामने आती है वो है कोऑपरेटिव एटीट्यूड। बहुत ही मिलकर चलने वाले इंसान थे, सबको साथ में लेकर चलते थे। और ये इस बात से पता चलता है कि 1994 के दौरान, 1994 में जिनेवा कन्वेंशन के दौरान, जब उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी के सामने ये डिलेमा आया कि किस लीडर को यूएन में भेजा जाए अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो तब उन्होंने उस टाइम के अपोजिशन लीडर अटल जी को चुना। जी, ये सबके लिए बहुत शॉकिंग था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई अपोजिशन पार्टी का लीडर बाहर जाके देश का नेतृत्व करे, बाहर जाके देश की बात रखे, रिप्रेजेंट करे। पर उस वक्त ऐसा हुआ, और वो क्यों था? सिर्फ और सिर्फ अटल जी के कोऑपरेटिव एटीट्यूड की वजह से। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अटल जी के लिए हमेशा देश पहले आता था। उनको फर्क नहीं पड़ता था कि वो किस पार्टी से है, उनको कोई मतलब नहीं था उससे। उनके लिए देश पहले था। वो सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। अगर कुछ चीज़ हो रही है, कोई फैसला ऐसा लिया जा रहा है जो देश के फ़ायदे के लिए है, देश के बेनिफिट के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए है, तो वो उसमें हमेशा आगे रहते थे। ऐसे थे अटल जी। तो ये था उनका कोऑपरेटिव एटीट्यूड। तीसरा था पॉलिटिशियन बियॉन्ड पॉलिटिक्स। वो कभी भी गंदी पॉलिटिक्स नहीं खेलते थे। वो इस प्रकार के पॉलिटिशियन थे कि कभी भी वोट्स पाने के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए, कभी वो ऐसा काम नहीं करते थे कि जिससे उन्हें अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाना पड़े। वो एक, आप कह सकते हो कि वो एक ट्रू पॉलिटिशियन थे। और ये और भी जो इंसिडेंट्स है उससे पता चलता है कि जब उन्होंने बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ 1990 के दौरान, तब उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया, खुलकर उसकी निंदा की। और 2002 में जब गोधरा कांड हुआ, जब मुस्लिम रायट्स हुए, तब भी उन्होंने उस टाइम, मतलब अभी के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन पर, वो उस टाइम वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन पर निशाना साधते हुए बोला कि राजा के लिए प्रजा प्रजा में फर्क नहीं होता है। राजा के लिए सिर्फ और सिर्फ राज धर्म होता है। वो प्रजा 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 उसके लिए, वो प्रजा में कोई फर्क नहीं कर सकता है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? राज धर्म निभाना। ऐसे थे अटल जी। और वो कहते थे कि चलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, सबको साथ में लेकर चलना होगा। हमें कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर हम जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। हमारे लिए सब एक है, सब एक समान हैं। और इसीलिए वो ये कहते थे कि कांग्रेस के जो अचीवमेंट्स हुए हैं अभी तक, मैं उन पर पानी नहीं फेर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अब तक कुछ देश में हुआ ही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ऐसे कहा तो ये बहुत ही अनफेयर होगा। तो वो किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स कीचड़ में नहीं उतरते थे। ठीक, वो अब जीतने के लिए, अपने अपने आप को ऊपर रखने के लिए हमेशा सही बोलते थे, सही का साथ देते थे। जो सही होता था, जो सराहने लायक होता था, अगर कोई पार्टी ने अच्छे काम किए तो हमेशा उसको अप्रिशिएट करते थे, हमेशा की सराहना करते थे। लेकिन अगर ऐसी कोई नीतियां हैं, ऐसे कोई काम है जिनकी निंदा करने लायक है, तो उनको खुलकर क्रिटिसाइज भी करते थे। तो वो एक पॉलिटिशियंस थे बियॉन्ड पॉलिटिक्स। ऐसे थे अटल जी। नेक्स्ट है उनकी क्वालिटी पेट्रियाटिक। अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी उनमें से एक चीज कॉमन निकल कर आई है, वो था देश को सबसे ऊपर रखना। हमेशा देश को सबसे ऊपर रखा है अटल जी ने। और ये एक पार्लियामेंट्री स्पीच है, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी कभी, बहुत फेमस स्पीच है, जहां पर उन्होंने कहा था, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हमेशा देश को ऊपर रखते थे। और ये जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे 1970s के दौरान, और जब उनको यूएन में भेजा गया स्पीच के लिए, तब वहाँ जाकर उन्होंने स्पीच हिंदी में दी। जी,
और ये सुनकर हर एक भारतीय प्राउड फील करने लगा कि किस प्रकार अटल जी ने हमारे देश की डिग्निटी को, हमारे देश की इज्जत को बढ़ाया है, हमारी भारत माता को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोरीफाई किया है। तो इतने पेट्रियोटिक थे अटल जी, बहुत विजनरी लीडर थे, हमेशा दूर की सोचते थे, हमेशा सबको साथ में लेकर चलते तो थे ही, लेकिन दूर की सोच, विजनरी होता है कि जो हमेशा दूर की सोचे, ऐसे फैसले ले जो जो आगे चल के फ्यूचर में हमें बेनिफिट हो सके, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमारे लिए सकारात्मक प्रूफ हो चुके। तो ये समझ आता है कि वो हमेशा कहते थे कि आप जो है मित्र बदल सकते हो लेकिन पड़ोसी नहीं। और इसीलिए जैसे ही वो 99 में प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने भारत और पाकिस्तान की जो दूरियां थी उसको मिटाने का काम किया, उन दोनों को साथ में लाने का काम किया। और इसके लिए उन्होंने सर्द ए दर्द बस सर्विस चलाई, जो कि दिल्ली से लाहौर तक थी। उसको ये एक बहुत बड़ा स्टेप था कि इतने सालों बाद जब से वॉर हुआ था, उसके बाद ये एक पहला स्टेप था जहाँ इंडियन पाकिस्तान में दूरियां मिट रही थी, इंडियन पाकिस्तान साथ आ रहे थे, कोई कनेक्टिविटी हो रही थी। तो ये बस सर्विस अटल जी ने चलाई। और अनफॉर्चुनेटली बाद में कारगिल वॉर हुआ, पाकिस्तान ने वो दोस्ती नहीं निभाई, वो अलग बात है। लेकिन उनका सिर्फ एक ही कहना था कि अगर पड़ोसी साथ में रहेंगे, पड़ोसी मिलकर चलेंगे, तो देश में शांति रहेगी। और अगर देश में शांति रहेगी तो हम और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, एजुकेशन, हेल्थ, जो हमारे देश को ऊपर ले जाएंगे, उन पर काम कर सकेंगे। वरना हम हमेशा पड़ोसियों से लड़ते ही रहेंगे। यही वजह थी कि अटल जी ने हमेशा कोशिश की भारत और पाकिस्तान में दोस्ती बनाए रखने के लिए और दूरियां मिटाने के लिए। तो ये हम कह सकते हैं कि वो एक विजनरी लीडर थे, जो बिल्कुल बात सही है। तो ये सारी क्वालिटीज थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और इनसे हमें समझ आता है कि क्यों वो एक अनोखे लीडर थे, क्यों एक अनोखे पॉलिटिशियन थे। इनफैक्ट मैं कहूँगी ट्रू लीडर, ट्रू पॉलिटिशियन ऐसा ही होता है जैसे अटल जी थे। तो अभी हम कुछ बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ अटल जी के बारे में। ये तो सब उनकी खूबियाँ थी, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे उन्होंने फैसले लिए, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए जिन्होंने देश को एक नई ऊंचाई पर ले गए, जहाँ से देश को एक नया डेवलपमेंट हुआ, नई एनर्जी मिली। तो बात करते हैं एक एक करके। पहला जो उनका फैसला था वो था पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। जी, यूएसए वहां पर मना कर रहा था कि कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, कोई कंट्री जो है न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अटल जी ने बिना डरे, बिना किसी के सुने न्यूक्लियर टेस्ट किया। और उनकी लीडरशिप के अंडर पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ इन मई 1998 में। और ये इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट था 1974 के बाद में, और ये सक्सेसफुल हुआ। और उसके बाद इंडिया एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कंट्री निकल कर सामने आई, और इसकी वजह से आज एक इंडिया न्यूक्लियर सुपर पावर कहलाती है। इसने ही हमारे डिफेंस को बहुत मजबूत भी किया। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैसला था, और बहुत ही एक ऐसा फैसला था जो जिसने हमारे देश को एक नई पहचान दिलाई। नेक्स्ट था गोल्डन कोऑर्डिनेटर रोड प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट था जिसमें रोड कनेक्टिविटी होनी थी देश की जो इम्पोर्टेंट मेट्रो सिटीज़ हैं उनके बीच में। तो उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई को कनेक्ट किया रोड के थ्रू। तो अगेन ये ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में एक नया अचीवमेंट था जो अटल जी ने अप्रूव किया था। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जी, 2000 में ये स्कीम आई थी, और ये अगेन अपने आप में एक नया फैसला था, नई स्कीम थी, जहाँ पर गांव में सड़कें बनाने का काम हुआ। और जैसे ही गांव में सड़कें बनी, एक कनेक्टिविटी हुई, अर्बन एरियाज़ में, विलेज एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में कनेक्टिविटी बन गई। और जैसे ही कनेक्टिविटी बनी, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ गांव तक जाने लगी, सारी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ गांव तक पहुंचने लगी। तो ये बहुत ज़रूरी था, और ये आज तक हम जो बेनिफिट्स हैं, जो इसके फ़ायदे हैं, हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट था सर्व शिक्षा अभियान। 2001 में अटल जी ने
इस स्कीम के लिए अप्रूवल दिया। और ये क्या था? ये था फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स। और जिसको बाद में राइट टू एजुकेशन एक्ट के दौरान राइट टू एजुकेशन एक्ट भी इनैक्ट किया गया। ठीक है, ये भी अटल जी के दौरान ही, अटल जी के टेन्योर के दौरान ही किया गया था। तो एक रिवोल्यूशनरी कैंपेन था विच लेड टू एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन लिटरेसी एंड एजुकेशन रेट्स। जिससे लिटरेसी में बढ़ोतरी हुई, एजुकेशन में बढ़ोतरी हुई। तो ये अटल जी का ही फैसला था। नेक्स्ट जो था टेलीकॉम रेवोल्यूशन, और एक नई टेलीकॉम पॉलिसी के साथ में आए 1999 में, जहाँ जब बीएसएनएल की काफ़ी मोनोपोली हो रही थी, हर जगह से बीएसएनएल ही था। उस वक्त उन्होंने नई टेलीकॉम पॉलिसी के साथ प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री दी और इससे बीएसएनएल की जो मोनोपोली है उसको ख़त्म किया। तो अगेन ये भी एक टेलीकॉम रेवोल्यूशन था। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार अटल जी ने जो डिफरेंट सेक्टर्स में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सेक्टर्स होते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, टेलीकॉम हुआ, उसमें बड़े बड़े फैसले लिए जिसका जो बेनिफिट है, जिसका जो आउटपुट है वो हम आज तक देख रहे हैं, जो पॉजिटिव आउटपुट हमें आज तक मिल रहा है। तो ये जो पिलर्स है, हमेशा उन्होंने पिलर्स ऑफ इकोनॉमी पे वर्क किया और वो हमेशा यही चाहते थे, वो देश को बहुत ऊंचा लेके जाना चाहते थे, देश को बहुत आगे लेकर जाना चाहते थे। और वो जानते थे कि एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकॉम, इन सब के बिना ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी बातें थी अटल जी के बारे में जो सच में उनको एक महान लीडर बनाती है, सच में उनको एक बेस्ट लीडर बनाती है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ एंड हैप्पी बर्थडे अटल जी को। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है उनके जीवन से हमें सीखने के लिए, बहुत कुछ है उनके विचारों से सीखने के लिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा आपको क्या पसंद आया, कौन सी क्वालिटी आपको उनकी पसंद आई और आपने क्या सीखा है अटल जी की लाइफ से, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।